नमस्कार, 5 बजे 10 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 29 और 30 अगस्त की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच पेंगोंग झील के पास झड़प की घटना हुई। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैनिकों की गतिविधि का भारतीय सेना ने विरोध किया और सेना ने चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद भारत ने इस इलाके में तैनाती और बढ़ा दी है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों की गतिविधियों का भारतीय सेना ने विरोध किया। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया है। भारत ने इस इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इस झड़प के बावजूद आपको बता दें कि चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की एक फ्लैग मीटिंग भी चल रही है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन बॉर्डर पर यह दूसरी बड़ी घटना घटी है। तो भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से बॉर्डर पर झड़प हुई है। ईस्टर्न लद्दाख क्षेत्र के पेंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29 और 30 अगस्त की रात को आमने सामने आ गए। चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर लेवल की जो बातचीत है वो जारी है दोनों देशों के बीच। आपको बता दें कि जारी बयान के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सेना ने पिछली बैठकों में जो समझौता हुआ था उसे तोड़ा और ईस्टर्न लद्दाख के पास हालात को बदलने की कोशिश करते हुए घुसपैठ की। हालांकि भारतीय जवानों ने चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन सेना को घुसपैठ करने से रोक दिया। भारतीय सेना की ओर से बयान में बताया जा रहा है कि भारतीय सेना बॉर्डर पर शांति स्थापित रखने के अपने वादे पर कायम है और बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाना चाहती है। जम्मू से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र, भारत चाहता है शांति, लेकिन एक बार फिर से ड्रैगन की ये कायराना हरकत देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए ड्रैगन कहीं ना कहीं अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए है और लगातार अब भारत की जो सीमा है वहां पर अपनी दखलंदाजी को बंद नहीं कर रहा है। हालांकि लगातार कोशिशें भारत की तरफ से यही है कि जो शांति है वो बॉर्डर पर बनाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान माफी चाहूंगा, चाइना लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए है। इससे दोनों के रिश्ते जो है वो खराब होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद भी जब आज भी पेंगोंग झील की बात करें तो वहां पर रात को चाइना के सैनिकों ने एक बार फिर भारतीय सीमा के अंदर जो है वो दखलंदाजी की है, जिसका भारत के जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने इसका विरोध किया है और फिर वहां पर कमांडर लेवल की टॉक जो है वो चली है। तो कहीं ना कहीं चाइना लगातार अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। हालांकि चाइना को लगातार वहां पर मुंह की खानी भी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से चाइना ने अपने सैनिकों द्वारा .4 जो है वहां तक आने की कोशिश की थी, उसमें उस दौरान झड़प भी हुई थी और चाइना के करीब 100 के करीब जो है जवान जो हैं वो मारे गए थे। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब चाइना को भी समझना होगा कि केंद्र सरकार जो है काफी मजबूत है यहाँ पर। जिस तरह से उसके बाद चाइना को खुद ही पीछे हटना पड़ा था। जब चाइना के सैनिक जो है 100 के करीब चाइना के सैनिक जो है वो मारे गए थे, उसके बाद चाइना को खुद पीछे हटना पड़ा था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं चाइना के सैनिक जो है फिर से हिमाकत कर रहे हैं LAC को क्रॉस सवाल करने यह है की। रविंद्र के विस्तारवादी नीति को भारत में किसी तरह की कोई पनाह नहीं है। प्रधानमंत्री खुद इस बात को साफ तौर पर सख्त लहजे में कह चुके हैं जब वो लद्दाख पहुंचे थे। हालांकि इन तमाम सारी चीज़ों के बावजूद भी चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में देश के अंदर एक अलग तरह का उबाल जो है देखने को मिल रहा है। देश चाहता है कि अब सिर्फ बातचीत से मसला जो है हल नहीं होगा। अब चीन को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई लगातार इस केस से संबंधित लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। पिछले 9 दिनों में सीबीआई ने सुशांत के स्टाफ फ्लैटमेट के साथ ही आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती से पिछले 3 दिनों में सीबीआई की टीम ने 26 घंटे पूछताछ की। रविवार को सीबीआई ने रिया के ड्रग चैट और सुशांत के इलाज के साथ ही उनके पैसों को लेकर सवाल किए।
साथ ही आपको बता दें आज एक बार फिर से रिया और उनके भाई से पूछताछ की जा रही है। एक और जहां पे डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती और शोभिक से पूछताछ हो रही है, तो वहीं सोमवार को सीबीआई के एक अधिकारी को सुशांत के फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा गया। हालांकि यह स्पष्ट जो है नहीं हो पाया है कि यह अधिकारी वहां पर क्यों गए हैं, लेकिन समझा जा रहा है कि शायद पूछताछ में ही कुछ ऐसी बात सामने आई है जिसकी तत्काल तस्दीक की जा रही है। जी हाँ, तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई लगातार इस केस से संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। पिछले 9 दिनों में सीबीआई ने सुशांत के स्टाफ के साथ ही फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती से पिछले 3 दिनों में सीबीआई की टीम ने 26 घंटे की पूछताछ की है। रविवार को सीबीआई ने रिया के ड्रग चैट, सुशांत के इलाज और उनके पैसों को लेकर सवाल किए हैं। आज एक बार फिर से रिया और उनके भाई से पूछताछ की जा रही है। एक और जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती और शोभिक से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि सोमवार को सीबीआई के एक अधिकारी को सुशांत के फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये अधिकारी वहां पर क्यों गए, लेकिन समझा जा रहा है कि शायद पूछताछ में कुछ इस तरह की बात सामने आई है जिसका तत्काल प्रभाव से उसकी तस्दीक की जा सके। मुंबई लिए चलेंगे सीधा, सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी सीधा मौजूद है वहां से। सत्यप्रकाश, आज भी रिया और शोभिक से पूछताछ की जा रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, रिया चक्रवर्ती से 3 दिनों में लगभग 26 घंटे की पूछताछ के बाद आज करीब 6 घंटे की पूछताछ लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ एक अभी जिस तरह से खबर आ रही है कि एक सीबीआई का अफसर रिया चक्रवर्ती के घर पे गया था, करीब 3 घंटे बाद वहां से वो लौटा है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार रिया चक्रवर्ती सवालों का जवाब दे रही है, ऐसे में कुछ ऐसे सवाल का जवाब उन्होंने दिया है जो सीबीआई को तफ्तीश करना बेहद जरूरी था। शायद यही वजह मानी जा रही है। वही दूसरी तरफ ये भी कयास लगाई जा रही है कि जिस तरह से सीबीआई जो है रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ अभी तक नहीं की है। ये भी बताया जा रहा था कि चूंकि ये सीनियर सिटीजन है, इस वजह से भी उनके घर पे जाके पूछताछ होने की संभावना थी। तो दूसरी कड़ी ये भी हो सकती है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार ड्रग्स मामले को लेकर ईडी जो है गौरव आर्या से भी पूछताछ कर रही है। करीब 6 घंटे की पूछताछ में गौरव आर्या लगातार सीबीआई के ईडी के तमाम उन सवालों का जवाब दे रहा है। जी सत्यप्रकाश, जाहिर तौर पर आप बता रहे हैं कि एक सीबीआई के अधिकारी को सुशांत के घर में जाते हुए देखा गया, 3 घंटे बाद वो वहां से लौटे हैं। गौरव से भी पूछताछ हो रही है, गौरव आर्या से। यहाँ पर नार्को टेस्ट की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। इस दरमियान तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो नार्को टेस्ट विभाग हो, ईडी हो या फिर सीबीआई हो, सभी अपनी अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आज जो सवाल पूछे जाने थे, आज जो सीबीआई ने लिस्ट तैयार की थी, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जो है उठाए जाने हैं जिनको लेकर पूछताछ रिया और शोभिक से हो रही है? देखिए, रिया चक्रवर्ती लगातार जो है सीबीआई के सामने फेस कर रहे हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि सीबीआई के तमाम सवालों के जवाब में रिया चक्रवर्ती कई बार तिरमिला भी गई है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से आप उसी बिल्कुल लगता है तकनीकी कमी के चलते एक बार फिर से संपर्क जो है नहीं हो पाया हमारे सहयोगी से। आपको बता दें कि रिया सुशांत केस को लेकर जिस तरह से सीबीआई पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, आज 6 घंटे का हालांकि ये समय बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 6 घंटे की आज पूछताछ की जाएगी। 3 दिनों में 26 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना महामारी काल में नीट और जेईई परीक्षा आयोजित कराए जाने का विरोध कई पार्टियां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। सरकार ने परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है। लखनऊ में सोमवार को समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर जमकर लाठियां भाजी। आपको बता दें कि दर्जनों समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता यानी कि सपा के प्रदेश कार्यालय में एकत्रित हुए। उन्होंने यहां से प्रदर्शन शुरू किया और राजभवन की तरफ आगे बढ़ने लगे। छात्रों को रास्ते में रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रखी। सभी को गौतमपल्ली चौराहे पर रोक दिया गया। छात्र सभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वो राजी नहीं हुए। कुछ छात्र बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि छात्रों के ऊपर जमकर लाठियां बरसाई गईं। इस दरमियान अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि ये जो पूरा मामला है उसमें हम लोगों पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, हम लोगों को पीटा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को
पुलिस बेवजह पीट रही है। लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राशिद सिद्दीकी इस वक्त सीधा मौजूद हैं। राशिद, जेईई और नीट की परीक्षा का विरोध हो रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़क पर दिख रहे हैं। ये छात्र सभा, सपा छात्र सभा के ये कार्यकर्ता थे जो आज लहूलुहान हो गए। जी बिल्कुल सुनील, बताना चाहेंगे कि जिस तरह से राजधानी के अंदर लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वो जारी है। जिस तरह से इससे पहले भी सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया था, उसके बाद जिस तरह से आज छात्र सभा इकट्ठा होकर राजभवन के पास जाकर प्रदर्शन करने का प्रयास करने लगे, ऐसे में पुलिस ने उनको रास्ते में रोक लिया। रोकने के बाद दोनों तरफ से झड़प पड़ गई। झड़प के दौरान पुलिस ने जो लाठियां बरसाई है उसमें कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कई सपा के जो कार्यकर्ता है और जो छात्र सभा के जो अध्यक्ष है वो सब गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में उनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस तरह से बताया जा रहा है कि एक जो समाजवादी जो सपा का जो छात्र नेता है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनको अभी तक होश नहीं आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार इस तरह के जो प्रदर्शन का दौर है वो बिल्कुल पूरी तरह थमने का नाम नहीं लिया, क्योंकि लखनऊ में देखा गया है जिस तरह से विधानसभा के सामने, राजभवन के सामने प्रदर्शन, तो उसी के चलते आलमबाग हो या नरही क्षेत्र हो, लखनऊ में कई अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में जिस तरह से विपक्ष इस समय सरकार को घेर रही है नीट और जेईई की परीक्षा रद्द करने के लिए, वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर जहां विपक्ष लामबंद हो चला है, तो सरकार इन परीक्षाओं को कराने के लिए भी पूरी तरह से मन बना चुकी है। ऐसे में ये साफ तौर पर राशिद देखा जा रहा है कि जब सरकार कोई भी फैसला लेती है, जाहिर तौर पर विपक्ष उसका विरोध करता है। अगर ये परीक्षाएं सरकार रद्द कर देती तो यही विपक्ष सड़क पर इस लिहाज से होता कि परीक्षाएं कराई जाएं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बाकी चीजें आप जब कोरोना काल में सकुशल और सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप अगर कर रहे हैं तो छात्रों की परीक्षा भी कराई जाए। ये शायद इस तरह की थ्योरी तो देखने को मिल रही है, या क्या माना जाए ये पूरा मामला जो है जेईई और नीट का राजनीतिक भेंट चढ़ गया है? जी बिल्कुल सुनील, जिस तरह से प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जिस तरह से सरकार को घेरने का मुद्दा बना रही है जेईई की परीक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं से पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और राजनीति रोटियां कहीं ना कहीं सेकने को साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि ये भी देखना चाहिए, इससे पहले पूर्व में बीएड की परीक्षा हुए, उसमें 4 लाख 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, परीक्षा दिया। तो कहीं ना कहीं से इस परीक्षा को लेकर जिस तरह से तमाम तरह के जो हंगामे देखने को मिल रहा है, रोड पे इस तरह के जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो पूरी तरह से एक राजनीति रूप ले चुका है। और कहीं ना कहीं इसमें जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को इसीलिए घेर रहे हैं कि हम परीक्षा स्थगित कर दे तो हम सरकार को पूरी तरह घेर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि परीक्षा स्थगित करने का मामला नहीं है। अगर ये जेन्युइन मुद्दे पे जाके खड़े हो, या समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, साथ साथ तो ये भी छोटे, अगर परीक्षा को स्थगित कर देते हैं तो परीक्षा का समय तिथि क्या होगी? क्योंकि कोरोना काल तो भी जाने वाला नहीं। लगातार कोरोना के जो मरीज है, जो संक्रमित मरीज है, और अगर वो बढ़ते चले जा रहे हैं, राजधानी लखनऊ में 1000 मरीज पर डे मिल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोरोना खत्म हो जाएगा तो अगले महीने कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम परीक्षा करा लेंगे। तो इसमें खेल हो रहा है छात्रों के भविष्य के साथ में। बिल्कुल जाहिर तौर पर, हालांकि राशिद जाहिर तौर पर सरकार ये लगातार कह रही है कि हम हर व्यवस्था करके छात्रों की सहूलियत और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इन परीक्षाओं को आयोजित कराएंगे, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। बहुत शुक्रिया राशिद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, कोरोना से ही जुड़ी हुई। महाराष्ट्र की तरह देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना ने नए मामलों को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में यहाँ 2024 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि अगस्त महीने में आपको बता दें कि अब तक के सबसे ज़्यादा नए केस हैं। हर रोज़ बढ़ रहे इन मामलों के बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको ये बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ करीब 1800 से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि रोज़ाना 1500 से ज़्यादा मरीजों की मौत भी हो रही है। बीते दिन भी करीब 22 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, तो वहीं नए मामले भी सामने आ रहे हैं। और राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की अगर आंकड़े की बात की जाए तो 1,73,390 हो गया है, जबकि 4,426 मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस समय राजधानी में करीब 14,793 एक्टिव केस हैं और इलाज के बाद 1,54,171 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। फिलहाल एक बार फिर से बढ़ते मामलों ने राजधानी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
तो देश की राजधानी में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में ये कोरोना के मामले जैसे ही सामने आ रहे हैं, दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 1800 से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे थे, जबकि 1500 के ज़्यादा मरीजों की मौत भी हुई है। बीते दिनों 22 लोगों ने इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया। नए मामले सामने आने के बाद राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1,73,390 हो गया है, जबकि 4,426 नए जो मरीज वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। आपको बता दें कि राजधानी में 14,793 एक्टिव केस हैं और इलाज के बाद 1,54,171 मरीजों को छुट्टी भी मिली है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधा बने हुए हैं ताजा अपडेट के साथ। राजीव, कोरोना के आंकड़े एक बार को ये लगा था कि दिल्ली में अब अंकुश लग चुका है, अब शायद ये आंकड़े नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब फिर से देखा जा रहा है कि अगस्त महीने में ये आंकड़ा 2000 के पार हो गया पिछले 24 घंटे में ही। ऐसे में तो दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ना लाजमी है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो 24 घंटे का जो रिकॉर्ड आया वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कंट्रोल कर दिया गया था कोरोना के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये था कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई थी और कहीं ना कहीं दिल्ली को रोल मॉडल के तौर पर रखा गया था। मगर बात करें अब जिस तरीके से कि 24 घंटे के अंदर जो 2024 केस आए हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है, क्योंकि लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि कोरोना की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं घटे और कोशिश ये की जा रही थी कि लगातार कोरोना के जो पेशेंट है वो भी घटे। और कहीं ना कहीं ये जरूर था, लोगों तक एक मैसेज जाना चाहिए था कि दिल्ली के अंदर कोरोना जो है वो कंट्रोल में कर लिया गया है और जनता को लगने भी लगा था कि हाँ, दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस की जो रफ्तार है लिया गया है। मगर जिस तरीके से अब लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की चिंताएं होना वो लाजमी है, क्योंकि दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि ये भी कह रही है कि दिल्ली के अंदर जो केस बढ़ रहे हैं वो दिल्ली से बाहर के लोग जो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं उनके द्वारा ही केस बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है और जो लोग दिल्ली से बाहर के लोग हैं जो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं काम धंधे के लिए या फिर किसी और काम से, तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट करवा रहे हैं और टेस्टिंग के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है वो भी एक कारण है दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस के जो दोबारा से संक्रमण बढ़ने के। तो कहीं ना कहीं देखना होगा दिल्ली सरकार को और कहीं केंद्र सरकार को मिलकर कार्य करना होगा। यहाँ तक कि जो जनता है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जा रही है जनता के द्वारा, और जनता कहीं ना कहीं अवहेलना के साथ साथ मास्क तक का यूज नहीं कर रही है। कई जगह पर हमने ये भी देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, मास्क तक यूज नहीं किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उन अधिकारियों को सामने आना होगा जो अधिकारियों के लिए गाइडलाइन दी गई है और उनको फॉलो करवाने की वाली बात देखना होगा यार, सारी प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि कोरोना पे कितने दोबारा से अंकुश लगाने में दिल्ली सरकार कितनी सक्षम होगी। जी राजीव, अगर जांच के दायरे की बात की जाए तो जांच का दायरा किस तरह से आगे बढ़ा है? क्या डोर टू डोर लोगों की जांच की जा रही है? क्या हर एक परिवार का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है? अगर ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है, डोर टू डोर अगर जाकर जांच हो रही है, तो जाहिर तौर पर आंकड़ों में इजाफा होना भी लाजमी है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से और यहाँ तक कि होम क्वारंटाइन के लिए जितने भी लोग हैं वो उनको भी डाला गया और यहाँ तक कि जो आंगनबाड़ी के वर्कर लगाई गई हैं और जैसे कि एमसीडी के वर्कर लगाए गए हैं कि घर घर जाकर वो एक जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं और यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनको भी एक लिस्ट में डाला जा रहा है और जो उनकी अभी तक कोरोना टेस्टिंग नहीं हुई है उनके लिए भी कहा जा रहा है कि आप लोग टेस्टिंग करवाएं। तो कहीं ना कहीं सारी प्रक्रिया की जा रही है, मगर दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से अवहेलना की जा रही है और यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ा पालन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब दिल्ली के अंदर 24 घंटे का जो आंकड़ा बढ़ा है, 2024 केस आए हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बात है और कहीं ना कहीं इस आंकड़े को घटाने की कोशिश करनी चाहिए दिल्ली सरकार को भी और जनता को भी। जी, और इसके पालन की जिम्मेदारी जनता के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर है कि वो किस तरह से जनता से इसका पालन कराएं और कैसे इन आंकड़ों पर अंकुश लगवाएं। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज पूर्ण लॉकडाउन का असर दिखा। इस दौरान पुलिस वाहनों की जांच करते हुए दिखाई दी। कोलकाता के एम बाईपास पार्क, सर्किस क्रॉसिंग और देशप्रिया पार्क में लॉकडाउन का पालन होता दिखाई दिया। आपको ये बता दें कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में पहले ही साप्ताहिक लॉकडाउन किया जा चुका है। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। साथ ही अगर लोग किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क लगाकर निकलें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों से हैंड सैनिटाइजर और तमाम सारी जो कोरोना काल में जो गतिविधियां बताई गई जनमानस की जान को बचाने के लिए, उन तमाम नियमों का पालन करने को लेकर भी एहतियात बरता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से लॉकडाउन का असर दिखा।
कोलकाता की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस वाहनों की लगातार जांच कर रही है। सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, बाजार बंद है, लोग घरों में कैद हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का लगातार जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घरों से बेवजह ना निकलें। अगर कोई ज़रूरी काम से बाहर निकलता भी है तो चेहरे पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ध्यान रखें। और पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शांतनु बनर्जी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। शांतनु, लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखने को मिला है, सड़कें सूनी पड़ी हैं, बाजार बंद हैं, ऐसे में लोग घरों में कैद हैं, और क्या कुछ एहतियात के तौर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? शांतनु जी देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात जो है फिलहाल पश्चिम बंगाल में हर रोज 3000 का ऊपर कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है और उसके साथ साथ 50 का ऊपर लोगों की मौत होता है। तो जो संक्रमित का जो आंकड़े वो अभी कभी 1.5 लाख पार हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, जो रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी 80% रिकवरी रेट है। लेकिन आपको भी मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, ये कई दिनों से जो मतलब जेई और नीट परीक्षा को लेकर हम जो देख रहा था, कोरोना वायरस को लेकर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार यही कह रहा था कि फिलहाल अभी मतलब इस महीने कोई परीक्षा नहीं होगा। तो आज देखा है खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मतलब सूर पूरा नरम हुआ है लगता है, क्योंकि कल से 18 तारीख तक जेई और नीट परीक्षा के लिए पूरा कलकत्ता का सभी इलाका, बंगाल का सभी इलाका पर बस, टैक्सी, ऑटो, टोटो सब कुछ बराबर चालू रखने के लिए उन्होंने आदेश दे दी। सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब उन्होंने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो राय पश्चिम बंगाल सरकार का हाथ में जो आया था, उसको लेकर अब अगर देखे तो पश्चिम बंगाल से कल जेई नीट का परीक्षा शुरू हो रहा है, ये सबसे बड़े बात। और साथ साथ यूजीसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश दिया था, जे तो पश्चिम बंगाल में फिलहाल स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का कोई परीक्षा नहीं होगा। लेकिन अभी जो मतलब मुख्यमंत्री ने सिर्फ यही कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के वायलेट नहीं कर रहा है, हम यूजीसी को फिर से एक मतलब लेटर भेजेंगे और यूजीसी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अक्टूबर 1 तारीख से 18 तारीख तक मतलब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का जो परीक्षा वो परीक्षा होगा और 31 अक्टूबर के अंदर वो हमको पूरा फलाफल छात्र छात्री का हाथ में दे देंगे। सबसे बड़ी बात अभी जो है, और साथ साथ पश्चिम बंगाल में हर हफ्ता जो 2 दिन करके लॉकडाउन करने का जो वादा किया था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जो केंद्र सरकार जो गाइडलाइन दिया है, ये विदाउट कोई परमिशन कोई राज्यों पे कोई लॉकडाउन फिलहाल अनलॉक 4 में नहीं होगा, ये सबसे बड़ी सवाल था। लेकिन इसके ऊपर भी आगे ममता बनर्जी सितंबर में अब 7 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख लॉकडाउन का घोषणा किया था। लेकिन आखिर वो लॉकडाउन होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई प्रेस मीट भी नहीं किया। हो सकता है लॉकडाउन 7, 11 और 12 तारीख नहीं हो पाएगा, क्योंकि 13 तारीख ज्वाइंट का परीक्षा है। और इसी आधार से देखते हुए आगे क्या होगा वो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी सुनील जी, बहुत शुक्रिया शांतनु जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन की इजाज़त के बिना मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने शनिवार को लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे और पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया। इस कार्रवाई में मुहर्रम के जुलूस में शामिल 19 लोग घायल हो गए। इस दौरान कुछ लोगों के चेहरे पर गंभीर चोटें लगी हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर के बेमिना इलाके में कुछ लोग पाबंदियों का उल्लंघन करके मुहर्रम के 9वें दिन जुलूस निकाल रहे थे। जब जुलूस बेमिना चौक के पास पहुंचा तब पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो न मानने को तैयार रहे। आपको बता दें कि इस दरमियान पुलिस ने बलपूर्वक यहां पर इन लोगों को खदेड़ा, इन्हें तितर बितर किया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे। रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि मुहर्रम और तमाम सारे जो कार्यक्रमों को लेकर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कह चुकी है कि घरों में रहकर मनाएं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन यहां उल्लंघन होता नजर आया। हालांकि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया।
जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना को लेकर रिस्ट्रिक्शंस जारी हैं यहाँ यूटी में, जम्मू कश्मीर यूटी में, तो उसको लेकर लगातार जो है यही कहा जा रहा है लोगों को कि अगर कोरोना से बचना है तो आप भीड़ इकट्ठी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। लेकिन जिस तरह से कल मुहर्रम निकलना था, तो उस दौरान सेक्शंस थी बेमिना चौक में भी, और खास करके कश्मीर के अलग अलग जिलों में ये पाबंदियां थी। हालांकि जम्मू में भी पाबंदी थी, यहाँ जुलूस नहीं निकला, लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर जो है वहां पर जुलूस निकालने की कोशिश की, और जिस दौरान झड़प हुई है और पथराव भी हुआ है। जब पथराव हुआ तो उस समय फिर आंसू गैस के गोले जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा छोड़े गए हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पथराव जो था बहुत तेज हुआ था, और इसी के चलते जो है सुरक्षा बलों को ये कदम उठाना पड़ा। हमको खुद लोगों को समझना होगा कि अगर कहीं सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं तो किसी वजह से लगाई हैं, क्योंकि कोरोना लगातार जिस तरह का बात करें, खास करके कश्मीर घाटी के अंदर की अगर बात करें, तो बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। रोज जो है कोरोना के चलते मौतें हो रही हैं, और उसका आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। तो यही वजह थी जिसके चलते इस मुहर्रम के जुलूस को जो है नहीं निकलने दिया गया था, और रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई गई थी। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस का जो है वो पालन नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और उसके बाद जब पथराव हुआ तो फिर आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिसमें बिल्कुल जाहिर तौर पर रविंद्र, कुछ हुए। लोग हैं जो कि इस शांति भरे माहौल में, इस शांति की फिजा में जहर घोलने का काम करते हैं। हालांकि उन्हें उसी तरह से सबक सिखाने का काम भी प्रशासन कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा सभी धर्मों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया। बावजूद इसके खजराना क्षेत्र में लोगों ने ताजिया और जुलूस निकाला। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूर्व पार्षद सहित 16 नामजद लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। खजराना थाना प्रभारी संतोष यादव को डीआईजी द्वारा अनियमितता बरतने पर लाइन हाजिर किया गया। खजराना क्षेत्र में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। आपको बता दें कि अप्रैल में जब कोरोना शहर में फैलना शुरू हुआ था, तब सैकड़ों मरीज खजराना क्षेत्र में ही निकले थे। अभी भी यहां पर यह संक्रमण लगातार फैल रहा है और नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद ताजिया और जुलूस निकाला गया, जिस पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। तो इंदौर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ताजिया और जुलूस निकाला गया। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर हर एक धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन ये लोग नहीं माने। इंदौर के खजराना में कुछ लोगों ने ताजिया और जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ये लोग शामिल हुए। इंदौर का रुख करेंगे। गणेश तिवारी हमारे सहयोगी सीधा बने हुए हैं। गणेश, तमाम लाख कोशिशों के बावजूद, तमाम मान मुनव्वल के बावजूद भी ये ताजिया और जुलूस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही, और जाहिर तौर पर इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई जिन लोगों ने इस आयोजन को जारी रखा, जिसमें सैकड़ों लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए? जी बिल्कुल, मैं सुनील आपको बताना चाहूँगा, जहाँ रविवार को पूरे इंदौर में लॉकडाउन रहता है, और साथ ही पूरे देश में कोरोना काल में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों की मनाही है। ना तो आप किसी तरह का जुलूस निकाल सकते हैं, ना किसी तरह का आयोजन कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इंदौर के खजराना पर मुहर्रम के दिन एक विशेष बल के द्वारा और कई लोगों के द्वारा जो है इस तरह का आयोजन और मुहर्रम के दिन जुलूस निकालना बेहद ही चिंताजनक और निंदाजनक है। वहीं प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसमें प्रशासन की भी कहीं ना कहीं बिल्कुल चूक है, क्योंकि प्रशासन को ऐसे आयोजनों के पहले से ही एक्टिव होना चाहिए। हालांकि हम अगर प्रशासन की बात करें तो रविवार सुबह ही प्रशासन की तमाम धर्मगुरुओं से इस बारे में मीटिंग हुई थी कि किसी तरह का कोई आयोजन ना हो, और उन्हें प्रशासन की तरफ प्रशासन को आश्वासन भी दिया गया था। परंतु इसके बावजूद भी जो आयोजन था वो निकला, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की भी लापरवाही और जो चूक दिखती है। बिल्कुल गणेश, जाहिर तौर पर पुलिस की लापरवाही ही है। जो खजराना थाना प्रभारी हैं, हालांकि उनको लाइन हाजिर किया गया है,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है, उसके बाद ये संज्ञान लिया जाता है, या इतना बड़ा आयोजन हो जाता है, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं जो कि इस जुलूस में शामिल होते हैं, तब किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस को जब पता चलता है, जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है, उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और निश्चित तौर पे जब इतनी भारी मात्रा को में संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जी सवाल तो यही है। जी बिल्कुल। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से जो अन्य लोग हैं 16 लोगों के खिलाफ आतंकवाद की कार्रवाई की जा चुकी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन बाकी लोगों का क्या, जो लोग इस दरमियान इस जुलूस में और इस ताजिए में शरीक हुए थे, कौन वो लोग थे, कौन हैं जो कि इस पूरे इस तरह के समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? 16 लोगों में कौन कौन से नाम हैं? पूर्व पार्षद का भी जिक्र है। हम अगर बात करें इंदौर के तो पूर्व पार्षद उस्मान पटेल, जिनका प्रमुख रूप से इससे सहभागिता रही है, उनके खिलाफ हालांकि करीब उनके और लियाकत अली, करीब दिलावर पटेल, तमाम 16 लोगों के खिलाफ FIR की गई है। वहीं कलेक्टर ने साफ साफ आदेश अब जाकर दिया है करीब 16 लोगों के खिलाफ, और इनके बाद इनके खिलाफ राष्ट्रपा की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी फिलहाल स्थिति की बात की जाए गणेश, तो अभी फिलहाल इंदौर में हालात किस तरह के बने हैं? देखिए, अभी अगर हाल फिलहाल बात करें तो इंदौर के हालात अब बेहतर हैं, पुलिस ने काबू कर लिया है। जो हालात बिगड़े तो वो कल ही बिगड़े थे, सिर्फ जुलूस को लोगों की तरफ से जुलूस निकाला गया था और ऐसी चीजें हुई थी। हालांकि प्रशासन ने तुरंत इसके खिलाफ एक्टिव होकर और कार्रवाई की है तुरंत। जाहिर तौर पर गणेश, क्योंकि एक बड़ी नज़ीर पेश की जानी चाहिए इस तरह की घटना होने के बाद, क्योंकि अगर यहाँ पर भी ढुलमुल रवैया रहा तो आगे इस तरह की जुलूस और न जाने किस तरह के आयोजन सामने आते रहेंगे और पुलिस प्रशासन ऐसे ही खाना पूर्ति करता रहेगा। इसलिए इस घटना के बाद एक बड़ी नज़ीर पेश की जानी चाहिए। जिन लोगों ने ये आयोजन किया, नियमों की धज्जियां उड़ाई, उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बहुत शुक्रिया गणेश आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में सियासी संग्राम को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी गहलोत और पायलट गुट के मनमुटाव कम नहीं हुए हैं। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी अजय माकन दोनों गुटों में मनमुटाव को कम करने की कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस प्रभार की कमान जो है वो संभाल रहे हैं और माकन आज पीसीसी पहुंचकर कांग्रेस पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी हुआ। इस दौरान अजय माकन के साथ डोडासरा और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले आपको बता दें, सुबह नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा आज के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए अजय माकन के निवास पर पहुंचे। इस दौरान अजय माकन ने कोरोना जांच के लिए सैंपल भी दिए। आपको ये बता दें कि रविवार को कई लोगों के संपर्क में आने की वजह से उनके सैंपल लिए गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस आला कमान ने अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का प्रभार सौंपा है और इसी कड़ी में आज पीसीसी कार्यालय वो पहुंचे हैं, पदाधिकारियों से मुलाकात की है। तो राजस्थान में सियासी संग्राम को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी गहलोत और पायलट के गुट में मनमुटाव कम नहीं हुआ। ऐसे में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन दोनों गुटों के मनमुटाव को कम करने की कोशिशों में लगे हैं। साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रभार की जो कमान उन्हें मिली है, इसके चलते उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। दोनों गुटों के मनमुटाव को कम करने के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अजय माकन पीसीसी पहुंचे, कांग्रेस के पदाधिकारियों से मुलाकात की, उनका इस दरमियान गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। अजय माकन के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले सुबह नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए अजय माकन के निवास पर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान अजय माकन ने कोरोना जाँच के लिए अपने सैंपल भी दिए। रविवार को कई लोगों के संपर्क में आने की वजह से उनके सैंपल लिए गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कोरोना को लेकर राजस्थान में किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। साथ ही आपको बता दें, सियासत में भी जमकर उठापटक देखने को मिली और यही वजह है कि दोनों ही स्थितियों को सामान्य करने के लिए ये जद्दोजहद जारी है। एक तरफ कांग्रेस में मचे घमासान को किसी तरह से शांत करने के लिए अजय माकन हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। पीसीसी पहुंचे, कांग्रेस पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। कुछ दिन पहले आपको बता दें, कांग्रेस आला कमान ने अपने अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को राजस्थान का कांग्रेस प्रभारी बनाया है और ऐसे में जब बड़ी जिम्मेदारी अजय माकन को मिली है तो वो चाहते हैं कि
किसी भी तरह की गुटबाजी, किसी भी तरह की खेमेबाजी राजस्थान में न रहे। जयपुर का रुख करेंगे। संदीप अग्रवाल हमारे सहयोगी सीधा बने हुए हैं। संदीप, अजय माकन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, नए नवेले उनको प्रभार सौंपा गया है राजस्थान का। ऐसे में उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको वो निभा रहे हैं। आज पीसीसी पहुंचे, क्या कुछ खास रहा, किस तरह की बातें रही और क्या कुछ समझाइश दी गई? बिल्कुल सुनील सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार सियासी घमासान चला हुआ राजस्थान में 32 दिनों में सियासी घमासान के बाद में जो थम तो गया है आला कमान के इंटरफेयर के बाद में, और जो पहले अज्ञात पांडे प्रदेश कमांडर आज कल से प्रवास पे और जब वो चले थे जयपुर प्रवास पे, तो उन्होंने कई जगह पे उनका स्वागत किया। आज उन्होंने कई नेताओं से, कांग्रेस मंत्रियों से मुलाकात करी और उनसे फीडबैक किया। लेकिन उन्होंने जहां पीसीसी और जो भी कदावर नेता हैं कांग्रेस के, उनके 2 दर्जन ऐसे नेता थे, उनको आमंत्रित किया गया था। बावजूद इसके करीब 1 दर्जन पहुंच पाए। किसी ने कोई बहाना लगाया, किसी ने बीमारी का बहाना लगाया, तो किसी ने जयपुर में नहीं होने का तात्पर्य किया। ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है, और जिन्होंने बगावत के केस किए थे उनको भी आमंत्रित किया गया था आज पीसीसी में, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। जबकि जो देर रात डिनर पार्टी हुई थी यहाँ पे, और जब अजय माकन जयपुर पहुंचे थे तो कल रात उन्होंने डिनर पार्टी की। सबसे पहले सीएमआर में जाके उनको मुलाकात की। उसके बाद में वो सीधे बड़े घर गए थे और उनको न्योता भी दिया था पीसीसी में आने का, लेकिन आज वो नहीं पहुंचे। और अब वहीं पे बता दूं सबसे बड़ी बात कि सचिन पायलट के नहीं पहुंचने के कारण को कहीं ना कहीं राजनीति में एक बहुत बड़ी शुरुआत तेज हो गई है, और राजनीति जो है वो एक अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है कि सचिन पायलट आखिर क्यों नहीं पहुंचे। सबसे अहम बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है सुनील, अजय माकन ने बार बार भी आगाह किया था, जब मंत्री से बात कर रहे थे तो उनके जो नुमाइंदे थे या उनके समर्थक जो विधायक थे या समर्थक कदावर नेता थे, उनसे बिल्कुल जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और तमाम नेताओं के बीच समझाइश का दौर और मनमुटाव को किसी तरह से खत्म करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते मोती महल का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यहाँ के पार्किंग में खड़ी नगर निगम कर्मचारियों की 8 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं हादसे के बाद पड़ताल में कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के अधिकारियों की मदद से यहां पर अवैध कार पार्किंग संचालित की जा रही थी। ऐसे में कार क्षतिग्रस्त होने पर कार मालिकों की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों के क्षतिग्रस्त होने पर निगम की तरफ से हर्जाना नहीं दिया जाएगा। फोन पर मेरे को इन्फॉर्म करा कि ऐसा है कि गाड़ी के ऊपर महल गिर गया है, सदर मंजिल के सामने वाला, तो आपकी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई है पीछे से, तो आप आके देख लो। फिर मैंने आके देखा तो गाड़ी तो मेरी पूरी फुल डैमेज हो गई है। कितनी गाड़ियाँ? 8-10 गाड़ी बता रहा है ये लोग, तो लाइन में खड़ी थी, एक ही लाइन में थी, उन्हीं के ऊपर पूरा गिरा है वो। इसके जिम्मेदार क्या, इन लोगों को देते थे, हम लोग तो मंथली पेमेंट देते थे, पार्किंग का 1300 रुपये महीना देते थे इनको। तो इन्हीं से इन्हें बोला है, दादा का भैया नगर निगम देगी, मुआवजा देगी, तो मैंने कहा आप बात कर लो। लगभग 8 बजे हम लोगों को यहाँ सूचना मिली कि इकबाल मैदान के पास नगर निगम की एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। तो एसडीआरएफ भोपाल की टीम और साथ में हमारे साथ होमगार्ड की टीम, दोनों टीमें यहाँ पहुँच चुकी हैं। तो पूरा एरिया हमने सर्च किया है, यहाँ लोगों से भी पूछा है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के दबने की सूचना नहीं है। बिल्डिंग कोलैप्स है। 8-10 गाड़ियाँ यहाँ जो खड़ी हुई है 4 व्हीलर, उनको नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उनके अंदर भी कोई व्यक्ति नहीं है, गाड़ी खाली खड़ी हुई है। बाकी टीमें हमारी दोनों लगी हुई है, किसी प्रकार का कोई जनहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं है। इसको आगे तोड़ने के लिए नगर निगम अपना डिसीजन लेगी। भोपाल का रुख करेंगे। सुनील मालवीय हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। सुनील, मोती महल का एक हिस्सा सीधा गिर गया और इस दरमियान कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन सवाल ये कि जो लोग वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करते थे वो कह रहे हैं कि हम तो हर महीने नगर निगम को पैसा देते थे और नगर निगम कह रहा है कि ये हमारी तो पार्किंग ही नहीं है, तो अवैध पार्किंग थी। अब इन तमाम सारे खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है इन लोगों को, इसका जिम्मेदार कौन है? जी देखिए सुनील जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की बात किया तो भोपाल शहर के कई ऐसे जो इलाके हैं जहां पर जो ये पार्किंग वाले जो ठेकेदार हैं अपनी मन मर्जी से पार्किंग चला रहे हैं। कई ऐसे ठेकेदार हैं भोपाल में, अमिदिया हॉस्पिटल की अगर पार्किंग की बात करें तो वहां भी अवैध पार्किंग चला रहे हैं। तो कहीं
नगर निगम के जो चुनिंदा अधिकारी हैं उनकी साठगांठ से यहाँ लोग सब अपनी पार्किंग का कारोबार अवैध रूप से चला रहे हैं। और बात भोपाल शहर की अगर की जाए तो ये जो सादर मंजिल की जो बिल्डिंग गिरी है क्षतिग्रस्त। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो बिल्डिंग गिरी है इसने बड़ा नुकसान किया है। 8 से 10 गाड़ियों को अपनी जद में लिया और जो गाड़ियां पूरी तरह से यहां इस मलबे में दब गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मलबे को हटाकर इन गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन जाहिर तौर पर ये 8 से 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त जरूर हो गई हैं। मोती महल, ये भोपाल का वो इलाका जो कि बहुत पुरानी इमारत, और ये इमारत लगातार हो रही बारिश के चलते ढह जाने से यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया। सुनील मालवीय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुनील, ऐसे में जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय की गई या फिर अभी भी इस मामले में लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको सुनील जी बता दूं, जो जिम्मेदार जो अधिकारी थे शासन प्रशासन के, यहाँ सब लोग अपने ऊपर से पर्दा छुपाने के लिए, जहाँ अपनी नाकामी छुपाने के लिए अधिकारियों पर और जो लापरवाही है ठेकेदारों पर, यहाँ सारी लापरवाही डाल रहे हैं। जी सुनील जी, बिल्कुल, इन सब लोगों पर लापरवाही तो डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुनील, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से भोपाल में कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे वो फिर भोपाल के बाकी अन्य इलाकों की जो पॉज इलाके हैं वहाँ पर भी जो पार्किंगों की व्यवस्था है वो इस तरह से नहीं है जो कि पूरी तरह से वहाँ पर मानकों के अनुरूप बनाई जाए, और अवैध तरीके से जो वसूली का जो धंधा है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर चिन्हित करके कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। सुनील जी देखिए, बिल्कुल सुनील जी, आपकी जो बात बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पर अवैध पार्किंग हो रही है। इसके बावजूद भी अधिकारी में जो जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी बैठे हैं वो अपनी साठगांठ से इन ठेकेदारों को बढ़ावा देते हैं और आए दिन अवैध वसूली की जाती है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ना सरकार की इन लोगों पर कोई कार्रवाई, रसूख के चलते इन लोगों पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जी सुनील, बिल्कुल, एमपी नगर की अगर बात की जाए तो एमपी नगर में एक बड़ी विशेष तौर पर हाई क्वालिटी की एक पार्किंग तैयार की गई है सुनील, लेकिन रंग महल के बाहर अगर देखने को मिलता है तो वहाँ किसी भी तरह की पार्किंग का चार्ज नहीं है, और जो रंग महल का परिसर है वहाँ पर चार्ज अलग से लिया जाता है, जबकि कंट्री प्लानिंग यानी कि स्टेट कंट्री प्लानिंग के तहत ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ नहीं हैं, क्योंकि पार्किंग अलग आपकी व्यवस्थित बनाई गई है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं सरकार के द्वारा, बावजूद इसके वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क नहीं होती, अवैध तरीके से ये पार्किंग संचालित की जा रही है एमपी नगर में। जी बिल्कुल आपका कहना सही है। एमपी नगर की बात की जाए या रंगमहल की बात की जाए या भोपाल के अन्य सायनाबाद क्षेत्र की बात की जाए, तो इन सारे क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा बनाई गई है, जिसके बावजूद भी नगर निगम के जो अधिकारी हैं चुनिंदा और जो ठेकेदार हैं जो अपने रसूख के कारण दबंगाई से लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। क्योंकि इसकी भनक ऐसा में नहीं है कि जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को भनक होने के बावजूद भी अधिकारी मौन बने हुए हैं, और जो ठेकेदार हैं वो जो ठेकेदार है साठगांठ से वहाँ अवैध वसूली का धंधा जोरों से चल रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में ये जो अवैध वसूली का जो पार्किंग की जो अवैध वसूली चल रही है, यह बिल्कुल कंट्री प्लानिंग के तहत इस तरह की पार्किंग पर वसूली नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये धंधा लगातार जारी है, और ऐसे में ये जाहिर तौर पर सभी अधिकारियों को मालूम भी है, ऊपर से नीचे तक ये पूरी मिली भगत है। यही वजह है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, और ऐसे में खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिनकी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होती। बहुत धन्यवाद आपका सुनील, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यूपी के आगरा जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। सोमवार की सुबह तीनों के जो शव थे वो जली हुई अवस्था में घर के अंदर से बरामद हुए। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद शवों को जलाने का प्रयास किया गया। मरने वालों में पत्नी के साथ ही पति और बेटा भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है उस पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। आगरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है, जिसमें पति, पत्नी और बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस मसले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी सरकार को निशाने पर रखते हुए कहा कि अपराध यूपी की पहचान बन गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा कि आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर जलाने का प्रयास किया गया। चंदौली में 3 दिन में लापता युवक की लाश मिली है। बुलंदशहर में नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई है। साथ ही अपराध उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। मुख्यमंत्री सत्ता के
गोमान में मस्त अपराधी और जंगल राज में व्यस्त हो चुके हैं। भाजपा में राम राज्य की यही कहानी है। ये तमाम सारे व्यंग और तमाम सारे जो चुटिले अंदाज हैं, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने आज सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है आगरा में जो हुई जघन्य घटना के बाद। आगरा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र शर्मा सीधा जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटा और अभी फिलहाल पुलिस क्या कुछ कर रही है? कुछ इस मामले में आरोपियों का पता चल पाया, कुछ कड़ियां जुड़ पाई? जी सुनील, देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह का ये पूरा मामला है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल इस पूरे मामले में एक रिटायर्ड फौजी को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है और पुलिस उस रिटायर्ड फौजी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में एक और साक्ष्य सामने आया है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जो मृतक हैं रामवीर, उनका जो पुत्र था उसको जो है रेलवे में नौकरी लगाने के लिए जो रिटायर्ड फौजी है उसको 12 लाख रुपए का जो पेमेंट तब वो दिया था। और जो आपसी जो रंजिश है, जो परिवार की जो रंजिश है, वो भी इसमें सामने आ रही है। जी सुनील, परिवार की रंजिश का जिक्र पुष्पेंद्र आप बता रहे हैं। ये जो रिटायर्ड फौजी है, क्या ये इस परिवार का सगा संबंधी है, पड़ोसी है, कौन है ये रिश्ते में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा सुनील, जो फौजी है ये एक रिटायर्ड फौजी है और ये इनसे दूर रहता है। ना इसका कोई नाता है, ना कोई रिश्ता है। एक नज़दीकी के द्वारा इससे मुलाकात हुई थी और नौकरी लगवाने के लिए इससे बातचीत हुई थी परिवार की। जी, अभी पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो फौजी तक टिकी है या फिर कुछ और भी तथ्य देखे जा रहे हैं? क्योंकि ये जघन्य घटना घटी है पुष्पेंद्र, ऐसे में तीनों लोग जो परिवार के सदस्य थे, पति पत्नी और उनका बेटा, उनके हाथ बांधे जाते हैं, उनके मुंह पर टेप चिपकाई जाती है और उसके बाद उन्हें ज्वलनशील पदार्थ यानी कि किसी तरह से उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश भी की जाती है। पड़ोसियों को कानों कान खबर नहीं होती। आप घटना स्थल पर पहुंचे थे, लोगों का क्या कुछ कहना है, पड़ोसी क्या कुछ बता रहे हैं? और रात की बात, चूंकि वो एक परचून की दुकान भी संचालित करते थे जो मृतक रामवीर थे। जी बिल्कुल, देखिए सुनील, आपको बताना चाहूँगा इस पूरे मामले में आगरा एसएसपी की तरफ से 2 टीम गठित की गई हैं और जो जितने भी नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पूछताछ कर रहा है और इस घटना के पीछे कौन कौन लोग जो शामिल हैं उनकी भी पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है। और इस घटना के बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं और दूर दूर से लोग जो है इस घटना स्थल पर देखने को पहुंच रहे थे, तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोगों में भी पूरी तरह से एक दहशत का माहौल है। क्योंकि जिस तरीके परिवार में जो घटना घटी है वो परिवार की अगर स्थिति देखी जाए तो परिवार की स्थिति ये नहीं है कि इतना मजबूत हो परिवार, मगर इस घटना के बाद पूरे इलाके में एक सनसनी फैली हुई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है पुष्पेंद्र। अब तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, विपक्ष भी हमलावर हो गया है। आगरा की अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आगरा में हर दिन एक के बाद एक जघन्य अपराध देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बस हाईजैक का मामला हो या फिर ये जो मामला सामने आया जिसमें परिवार के 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल ऐसे हैं जो कि आगरा पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल जब जो तीनों मृतक हैं उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, कहीं ना कहीं उससे एक बड़ा खुलासा होगा। और फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद आगरा में जो राजनीति है वो तेजी पर है और राजनीतिक जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पर हावी हैं। इस घटना के बाद जो मृतक के जो परिजन हैं उनसे मिलने के लिए विपक्ष के जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं यूपी सरकार पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी सुनील, बिल्कुल, सवाल तो खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए आगरा से, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या फिर तमाम जिम्मेदार मेयर हो, क्या इन लोगों ने गांव जाकर, जो किशनपुर गांव है नगला किशनपुरा, यहां जाकर पीड़ितों के घर पर पहुंचकर सहानुभूति जताई या फिर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही हो रही है, ट्विटर ही खेला जा रहा है? फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की अगर राजनीतिक दल के नेता की बात की जाए तो आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल खुद दोपहर में जो है जो मृतक जो परिजन है, उस मृतक के जो परिजन है उनसे वो मिले और मृतक के परिजनों को साफ तौर पर आश्वासन दिलवाया जो इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करने के उनको सांत्वना भी दी है। जी
बिल्कुल जाहिर तौर पर सांत्वना दी है। ऐसे में कांग्रेस जो है इस मामले को हथियार बना रही है। पुष्पेंद्र, कांग्रेस ने बड़े ही चुटिले अंदाज में व्यंग कसते हुए कहा है कि यही राम राज्य की कल्पना है। अगर इस तरीके से अपराध लगातार बढ़ता रहेगा तो ऐसे में कैसे आम आदमी सुरक्षित महसूस कर पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सुनील, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पहले कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, मगर खासतौर पर आगरा की बात की जाए तो आगरा में अनलॉक होने के बाद जिस तरीके से जो क्राइम है उसने जो रफ्तार पकड़ी है, उससे कहीं ना कहीं यूपी सरकार पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। मगर खुलासा तो होता है, मगर विपक्ष आपराधिक घटना को का अंजाम काम देने में है इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं पुष्पेंद्र, तो जाहिर तौर पर विपक्ष सवाल पूछता ही है, सवाल उठाता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जब आप पहुँचे, आपने घटना स्थल का खुद जाकर मुआयना किया, आपने देखा, तमाम सारी बातें की, और इस दरमियान बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस बीच बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। उनके बेटे ने इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी है। 84 साल की उम्र में निधन हुआ है प्रणब मुखर्जी का। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने इस बात की जानकारी दी है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके निधन की खबर दी है, जो कि उनके बेटे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अंतिम सांस ली है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, कोरोना के चलते उनको भर्ती कराया गया था, वो आइसोलेशन में थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। मैनेजिंग एडिटर मेहर मिश्रा इस वक्त जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेहर जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उम्मीद ये की जा रही थी, देश कल्पना कर रहा था, उम्मीद ये कर रहा था कि जल्द से जल्द प्रणब मुखर्जी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन दुखद खबर वो नहीं रहे। सुनील, अभी ये दुखद खबर मिली है, उनके बेटे की तरफ से वो ट्वीट किया गया था, जहां की अभिजीत मुखर्जी ने एक ट्वीट किया था। इसमें कहा था कि विद हेवी हार्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय फादर श्री प्रणब मुखर्जी हैज जस्ट पास्ड अवे इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स ऑफ आर हॉस्पिटल एंड प्रेयर्स, दुआज एंड प्रार्थनास फ्रॉम पीपल थ्रू आउट इंडिया। आई थैंक ऑल ऑफ यू। अभिजीत मुखर्जी ने इस गमगीन खबर को साझा किया तमाम प्रणब मुखर्जी के चाहने वालों से और जो फॉलोअर्स है। प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में कई दशक बिताए और राष्ट्रपति के तौर पर उनकी आखिरी पारी पार्टीगत दलगत पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखे तो राष्ट्रपति जब भारत के बने, इस देश के बने तब। लेकिन अगर उनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको बता दूं सुनील कि उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन उनकी सर्जरी हुई थी। और दरअसल दिक्कत था, उनके ब्रेन में क्लॉट हो गया था। उस क्लॉट को हटाने के लिए उनकी सर्जरी डॉक्टरों ने की थी। तब से उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी और फिर उनको दिक्कतें तब बढ़ गई जब लंग इन्फेक्शन हुआ, उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया। और उसके बाद से लगातार डॉक्टर मॉनिटर कर रहे थे और हम लोग भी एनबी न्यूज पे लगातार उनकी हालत पर निगरानी अपडेट, हेल्थ अपडेट वगैरह लेते रहते, देखते रहते थे। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि 2-3 दिन पहले भी ऐसी खबर आई थी कि वो सेप्टिक शॉक में है, मतलब ऑलरेडी वो होश में तो थे नहीं और तमाम तरीके से जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे थे, इन्फेक्शन फैलता जा रहा था और लंग इन्फेक्शन इतना क्रिटिकल हो गया जहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तमाम टीम दिन रात उनकी हालत पे निगरानी रखी हुई थी, उन्हें स्टेबल करने की कोशिशें की जा रही थी। और जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इस देश का माना जाता है, आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ उनको एडमिट कराया गया था, जहाँ पर आपको तमाम जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम थी दिन रात नजर रखे हुई थी। लेकिन आखिरकार एक राजनीति के धुरंधर, कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक वो प्रणब मुखर्जी नहीं। और आपको एक बात बता दूं, प्रणब मुखर्जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके बारे में एक बहुत फेमस एक लाइन कही जाती थी कि इस देश का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जो कहीं प्रधानमंत्री नहीं बन सका। प्रणब मुखर्जी की गिनती वैसे योग्य, काबिल और तेज तर्रार, एक कहते हैं क्रांति में टर्म स्टेट्समैनशिप, तो उनके अंदर जो एक सियासत का अंदाज था वो उन्हें देश के आला दर्जे के राजनेताओं में शुमार करता था। और प्रणब मुखर्जी जब बजट पेश करते वित्त मंत्री के तौर पर, ये तो राष्ट्रपति के कार्यकाल जब वो दलगत पॉलिटिक्स में थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। और जब उन्हें सरकार में, जब यूपी की सरकार थी उस वक्त भी, उसके पहले भी वो
वित्त मंत्री जब बिल्कुल यंग उम्र के जब वो थे, कम उम्र के थे, जब संसदीय राजनीति में जब कदम उन्होंने रखे थे तब भी, और उसके बाद भी, तब भी उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। और बाद में जब अपने राजनीति के एक तरीके से पीक पर थे, जो दलगत पार्टी पॉलिटिक्स होता है, उस पॉलिटिक्स के जब चरम पर थे, तब भी उन्होंने वित्त मंत्री का फर्ज निभाया था। तो उनके बारे में अक्सर ये राजनीतिक गलियारों में, अच्छा प्रणब मुखर्जी के बारे में एक बात और बता दूं सुनील को, उनके एक तरीके से उनकी जो छवि थी बड़ी बेदाग किस्म की थी, बड़े ही उनका अंदाज बड़ा खुला हुआ, बड़े मुक्त स्वभाव के थे, और एक तरीके से राजनीति में एक पीढ़ी का अंत है, एक युग का अंत है। और उनकी कतार के नेताओं में जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी को याद कीजिए, गरिमा और जो एक स्टेट्समैनशिप की बात होती है, वो चीज प्रणब मुखर्जी के निधन के साथ ही समझिए कि राजनीति में एक युग का अंत हुआ। अटल जी पहले ही जा चुके थे, अब प्रणब मुखर्जी का जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा डेंट है, और एक मायूसी और एक सन्नाटा और एक शून्य जो शायद भरने में मुमकिन है बहुत वक्त लग जाए, या शायद कभी भरे भी नहीं। सुनील। बिल्कुल मेहर जी, लंबा अनुभव आपका पत्रकारिता का रहा है, तमाम बड़े राजनेताओं से आपका साक्षात्कार हुआ है, प्रणब मुखर्जी से भी ज़रूर मैं याद कर रहा हूँगा तो आपकी मुलाकात रही होगी। कुछ ऐसी बातें, जैसा कि आपने बताया कि राजनीति में एक बेदाग छवि और एक अलग ही ओहदा था प्रणब मुखर्जी का, और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे लीडर माने जाते थे जो कि बाकी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा देश के लिए वो सोचते थे। ऐसे में कुछ याद आपको जब आपका साक्षात्कार हुआ हो, आपकी मुलाकात हुई हो? खाने के बहुत शौकीन थे, बढ़िया खाना, जैसे एक तो बंगाल से वो ताल्लुक रखते हैं, तो बंगाल में और जो ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट होता है वहाँ के लोग ऐसे भी खाने वाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो जायके का उनको एक शौक था प्रणब दा को। और दूसरी बात ये थी कि उनका एक बड़ा एक ट्रेडमार्क स्टाइल था, वो स्टाइल ये था कि जो बजट की तस्वीर, उनकी जो पहली तस्वीर आई थी, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर छपी थी, और वो तस्वीर तब थी जब इंदिरा मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी की इसमें जब वो थे, और उस समय चुरुट के साथ, चुरुट का बहुत शौक था, चुरुट पाइप वो पीने के शौकीन हुआ करते थे, और वो तस्वीर और वो बजट से पहले का पूरा तो एक अलग माहौल था। पर ये बात बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है, इसकी तस्वीरें बाद में कंपेयर की गई थी जब प्रणब दा ने बाद में अपना बजट पेश किया था, यूपीए गवर्नमेंट में जब पेश किया था तब, तो उस वक्त भी उन्होंने ये तस्वीर तो कंपेयर किया गया था कि एक व्यक्ति जो उस वक्त भी इतना काबिल था, वित्त मंत्रालय में सुशोभित करता था, और बाद में इतने दशक बीतने के बाद भी वो, तो इसलिए उनके बारे में एक जुमला चल पड़ा था कि इस देश ने का एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जो इत्तेफाक से कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सका, तो प्रणब दा के बारे में वही खासियत थी। और वैसे भी एक शब्द होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। तो प्रणब दा एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके विरोधियों की कल्पना संसद में उनके भाषण हो, उनके तमाम उनसे जुड़े याद हो, और जो उस दौर के पॉलिटिशियंस होंगे, उस दौर के जो राजनेता होंगे, जो संसद में बेंच उनके साथ साझा किए होंगे, तो प्रणब दा का जो अंदाज था वो बहुत जुदा था, बहुत अलग था। उस कतार में गिनती के नेताओं को आज की जनरेशन में आप गिनती के नेता पाएंगे, और शायद कहना नहीं चाहिए, शायद पाने में भी नाम खोजने में हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि आखिर प्रणब दा के कलेवर वाला, उस कुव्वत का, उस कद का नेता कौन है। तो प्रणब मुखर्जी का जाना राजनीति में एक तरीके से कद के खोने की तरह है। वो स्टेट्समैनशिप, वो अंदाज, वो एक विराट व्यक्तित्व, वो एक ज्ञान, वो एक सूक्ष्म उनकी पकड़, जब भारत जैसे देश में यहाँ की इकोनॉमी को मैनेज करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। आज भी आप, ये संयोग की बात है कि देखिए आज भी प्रणब मुखर्जी इस पार्टी से ताल्लुक करते जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन दे दिया, कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, आज भी उन्होंने इकोनॉमी को लेकर के सवाल उठाए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो आप सोचिए कि इस देश में इकोनॉमी को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि प्रणब दा ने जब जिस वक्त वो वित्त मंत्री के पद पर रहे, इतने सालों ने मैनेज किया, तब कैसे मैनेज किया होगा। आज भी राहुल गांधी ये वीडियो एक देख करके ट्वीट कर रहे थे, बोल रहे थे कि 2008 में भी आर्थिक मंदी के हालात थे और तब भारत पर इसका असर नहीं पड़ा, पर आज 40 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पे है। उन 40 सालों में याद कीजिए सुनील, जिनके बारे में राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे, उसमें से कई बरस प्रणब दा के नाम है। तो इस देश में जो इतना विराट देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, 130 करोड़ की आबादी का देश है, उस देश में इकोनॉमी को मैनेज करना और बजट को एक काबू में रखना, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही होगी, इसका अंदाजा लगाइए। उसका अंदाजा शायद शब्दों में हम आप नहीं लगा सकते, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी फेल हो जाएंगे। तो प्रणब दा उस तरीके से तलवार की धार पर चलने वाले राजनेता थे जिन्होंने बहुत मुश्किल, अच्छा ऐसा भी नहीं था कि वो किताबी राजनेता थे। प्रणब मुखर्जी की गिनती होती थी जमीन से जुड़े नेता के तौर पर होते थे। चाणक्य,
चाणक्य के बारे में अक्सर बिल्कुल, राजनीति के चाणक्य बोला जाता था उन्हें और एक बड़े पुरोधा थे राजनीति के। बहुत शुक्रिया मेहर जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।